नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल बी आर उदय क्लासेस पे। एंड आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री के 80 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट लिंक दिए गए हैं। इसमें पहला लिंक है अपने चैनल का लिंक, जिस चैनल पर आप लोग वीडियो देख रहे हो। दूसरा लिंक है अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक। इस व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग को क्या मिलता है, तो इस व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग को फ्री पीडीएफ मिलता है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ से लिंक को भी ज्वाइन कर सकते हो। बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप लोग को लिंक दिया गया है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आप लोग को फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। अब देखिए अपना पहला नंबर क्वेश्चन। तो जो अपना पहला नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी। तो ध्यान रखिएगा कि जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो ये है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो जो श्वसन होती है एक प्रकार की उपचयन अभिक्रिया होती है, और उपचयन अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है। ये भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि उपचयन अभिक्रिया। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं विद्युत संयोजक यौगिक, और इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बने यौगिक क्या कहलाते हैं, सहसंयोजक यौगिक। तो आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बने यौगिक को क्या कहते हैं, तो आप लोग का आंसर होगा सहसंयोजी यौगिक। और पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहते हैं, तो आपका आंसर होगा विद्युत संयोजी यौगिक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि विद्युत संयोजी यौगिक। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो ये है कि कॉपर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और ये बनाता है कॉपर का ऑक्साइड। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसमें आप लोग देख सकते हो कि ये जो अभिक्रिया है इसमें कॉपर का जुड़ाव हो रहा है, कॉपर में ऑक्सीजन का जुड़ाव हो रहा है। और अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया ऐसी हो जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ाव हो यानी कि ऑक्सीजन की योग हो, तो उसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। अब देखिए जो अपना 5 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। तो जो सिल्वर क्लोराइड होता है उसका रंग होता है श्वेत। और अगर आप लोग को पूछ दे कि सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, तो अगर सिल्वर आयोडाइड प्रश्न में पूछा जाए तो आपका आंसर होगा पीला। लेकिन यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड पूछा है तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि श्वेत। अब देखिए 6 नंबर जो अपना क्वेश्चन है वो ये है कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। तो साग सब्जियों का विघटित होकर जो कंपोस्ट बनना है ये एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो ये है कि लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो अगर आप लोग लोहा को जिंक से लेपित कर रहे हो तो इस क्रिया को हम लोग कहते हैं गैल्वेनीकरण। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गैल्वेनीकरण। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो ये देखिए, क्वेश्चन ये है कि जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा गैस निकलता है। तो मैंने आप लोग को बताया था कि अम्ल और एक धातु की अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है। तो अम्ल जब धातु से विक्रिया करता है तो हाइड्रोजन यानी कि H2 गैस निकलता है। और यहाँ पे जो जिंक है ये है अपना एक धातु, और जो अम्ल है वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि एक धातु यानी कि जिंक की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया हो रही है। और जब भी कोई धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। मतलब कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो ये है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है। तो अभी हमने कुछ क्वेश्चन पहले देखा था कि अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और उसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं उपचयन अभिक्रिया यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और ऑक्सीकरण अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। ये भी आप लोग साथ साथ याद रखिएगा। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो ये है कि जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का ह्रास यानी कि ऊष्मा की कमी होती है वह अभिक्रिया क्या कहलाता है। तो जिस अभिक्रिया में ऊष्मा की ह्रास होती है वो कहलाती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। और अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का योग यानी कि ऊष्मा की वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं, तो अगर ऊष्मा की वृद्धि के बारे में पूछे तो हमारा आंसर होगा ऊष्माक्षेपी, और ऊष्मा की कमी के बारे में पूछे तो हमारा आंसर होगा ऊष्मा शोषी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो
जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम लोग अभिकारक कहते हैं। और क्वेश्चन ये पूछे कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को क्या कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के अंदर अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को उत्पाद या फिर प्रतिफल कहते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि भाग लेने वाले, तो अगर भाग लेने वाले पदार्थों के बारे में पूछे तो हम लोग कहेंगे कि अभिकारक होता है, और अगर बनने वाले पदार्थ के बारे में पूछे तो हम लोग कहेंगे कि प्रतिफल होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अभिकारक। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो ये है कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान कितना होगा। तो अगर कोई विलयन लाल को नीला बना रहा है इसका मतलब विलयन क्या है, तो विलयन भस्म है, और भस्म का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से अधिक होता है। और यहाँ पे आप लोग देखोगे तो 10 अपना 7 से अधिक है, मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 10। और साथ ही आप लोग को ये याद रखना है कि अगर कोई विलयन नीले को लाल बनाता है तो वो क्या है, वो अम्ल है, और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। तो आप लोग को 3 चीज़ याद रखनी है कि जो अम्ल होता है इसका पीएच मान 7 से कम होता है, जो भस्म होता है इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, और जो लवण होता है इसका पीएच मान 7 के बराबर होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो ये है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो उदासीन विलयन हो या फिर अम्ल हो उसका पीएच मान 7 के बराबर होगा, यानी कि 7 होगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 7। और साथ ही आप लोग को याद क्या रखना है, जो भस्म की पीएच मान होती है या फिर क्षार की पीएच मान होती है वो कितनी होती है, तो वो 7 से अधिक होती है। अम्ल की पीएच मान कितनी होती है, तो वो 7 से कम होती है। और जो उदासीन विलयन होता है यानी कि लवण होता है उसकी पीएच मान कितनी होती है, 7 होती है या फिर 7 के बराबर होती है। अब देखिए 14 नंबर जो अपना क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन लवण है। तो इन चारों में से अगर हम लोग देखो तो K2SO4 एक प्रकार का लवण होता है, बाकी ये अम्ल है, ये भस्म है, और ये भी भस्म है। तो क्या होगा, जो K2SO4 है ये है अपना एक अम्ल, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी K2SO4। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो ये है कि हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच काम करता है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। तो जो हमारा शरीर है ये 7 से लेकर के 7.8 के बीच पीएच परास के बीच काम करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 7 से लेकर के 7.8 तक के। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो यह है कि निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है। तो इन चारों में से जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये एक प्रकार का विजातीय यौगिक है, बाकी ये जो 3 है ये तीनों एक जात के हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन के मान को देता है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई विलयन क्षारक है तो उसका पीएच मान 7 से अधिक होगा। अब इन चारों में से अगर आप लोग देखोगे तो जो 13 है यही 7 से अधिक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और मैंने आप लोग को ये भी बताया था कि जो लवण होता है यानी कि जो विलयन होता है उसका पीएच मान कितना होता है, तो वो 7 के बराबर होता है। और जो अम्ल होता है इसका पीएच मान 7 से कम होता है, और भस्म का तो अभी भी हमने देखा कि 7 से अधिक होता है। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। और ये क्वेश्चन सेम रिपीट हो गया है, लेकिन आप लोग इस क्षारक को काट करके कर दो कि अम्लीय विलयन। तो अगर हम लोग अम्लीय विलयन के लिए देखें तो उसका पीएच मान कितना होगा, 7 से कम होगा। और 7 से कम अगर हम लोग देखें तो इसमें एक ही है जो कि है ऑप्शन नंबर सी में यानी कि 4। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी और 4 राइट आंसर। अब जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर वो ये है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है। और ये VVI क्वेश्चन है यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है इसका पीएच मान होता है 10.5। तो आप लोग क्या रखोगे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10.5 होता है, और अम्ल भस्म का तो आप लोग को पता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10.5। अब जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं। तो वैसा भस्म जो जल में घुलनशील होते हैं उसे हम लोग क्षार कहते हैं, आप लोग याद रखोगे। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि क्षार। अब जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि दांतों को साफ करने के लिए जिस टूथपेस्ट का उपयोग किया जाता है वह कैसा होता है। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड क्वेश्चन है। तो मैंने पहले भी आप लोग को बताया है कि दांतों को साफ करने के लिए हम लोग जिस टूथपेस्ट का यूज करते हैं वो होता है क्षारीय, और क्षारीय का पीएच मान कितना होता है, तो इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। अब जो अपना 22 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो शुद्ध जल हो या फिर विलयन हो या फिर लवण हो, सबका पीएच मान 7 के बराबर होता है। और अम्लीय जल का पीएच मान कितना होगा, तो अम्लीय जल का पीएच मान होगा 7 से कम। और जो भस्मीय क्षारीय विलयन होगा इसका पीएच मान 7 से अधिक होगा। तो इस जल का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 7 राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो ये है
कि निम्नलिखित में से कौन आयन लाल लिटमस पत्र को नीला बना देता है। तो इन चारों में से अगर हम लोग देखें तो जो क्षारीय आयन होता है यही क्या करता है, तो लाल को नीला बना देता है। और लाल को नीला कौन बनाता है, OH बनाता है, यानी कि क्षारीय आयन कौन है, तो OH आयन एक प्रकार का क्षारीय आयन है। और साथ ही आप लोग को ये पता होना चाहिए कि जो H+ आयन है यानी कि हाइड्रोजन आयन है, ये क्या करता है, तो ये नीले लिटमस पत्र को लाल बनाता है। और लाल को नीला कौन बनाता है, तो अगर क्वेश्चन पूछे कि लाल को नीला कौन बनाता है तो हमारा आंसर होगा OH। और अगर पूछे कि नीले को लाल कौन बनाता है तो हमारा आंसर होगा हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ आयन। अब जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है। तो जो ऑक्जेलिक अम्ल होता है इसका प्राकृतिक स्रोत होता है टमाटर, यानी कि प्राकृतिक रूप से आप लोग को ये टमाटर के अंदर देखने को मिलेगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। बाकी जो संतरा होता है इसमें पाया जाता है क्या, तो इसमें पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। और जो सिरका होता है इसमें पाया जाता है एसिटिक अम्ल। और जो इमली होता है इसमें पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। तो ये चारों आप लोग याद रखोगे, संतरा में सिट्रिक, टमाटर में ऑक्जेलिक, और सिरका में एसिटिक, और इमली में टार्टरिक। बाकी और भी होते हैं उसको भी याद कर लीजिएगा। जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है। तो जो लौंग तेल होता है ये एक प्रकार का गंधीय सूचक होता है, यानी कि लौंग तेल के गंध से हमें पता चलता है कि कोई विलयन अम्लीय है या फिर कोई विलयन क्षारीय है या फिर कोई विलयन लवणीय है। तो ये कैसा होता है, ये एक प्रकार का गंधीय विलयन होता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गंधीय। अब जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि अमोनिया क्लोराइड कैसा होता है। तो जो अमोनिया क्लोराइड होता है ये अम्लीय विलयन होता है, मतलब कि इसका pH मान 7 से कम होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अम्लीय, अमोनिया क्लोराइड अम्लीय होता है। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो ये है कि सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है। तो अभी अभी मैंने आप लोग को बताया है कि जो सिट्रिक अम्ल होता है ये संतरा के अंदर पाया जाता है। और इमली के अंदर क्या पाया जाता है, तो इमली के अंदर टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर के अंदर ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। और जो दही होता है इसके अंदर पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। तो ये चारों आप लोग याद रखोगे। इमली के अंदर क्या, तो इमली के अंदर टार्टरिक अम्ल, संतरा के अंदर सिट्रिक अम्ल, टमाटर के अंदर ऑक्जेलिक अम्ल, और दही के अंदर लैक्टिक अम्ल। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। और ये अभी कभी मैंने बताया था कि दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो ये संतरा में पाया जाता है, या फिर सिट्रिक अम्ल नींबू में भी सिट्रिक अम्ल ही पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है, और एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो ये सिरका में पाया जाता है। तो आप लोग को अम्ल के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि अम्ल का pH मान कितना होता है। और मैं कब से बताते आ रहा हूँ कि अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, भस्म का pH मान 7 से अधिक होता है, लवण का pH मान 7 के बराबर होता है। तो ये तीन चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि 7 से कम। अब देखिए अपना जो 30 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि निम्न में से कौन भस्म नहीं है। तो इन चारों में से अगर हम लोग देखें तो NaCl भस्म नहीं है, ये एक प्रकार का लवण होता है। और NaCl किसका सूत्र है, तो NaCl नमक का सूत्र है। नमक को हम लोग रासायनिक दुनिया में NaCl के नाम से जानते हैं। अब जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं। तो जो अम्ल और क्षार होते हैं ये आपस में क्रिया करके लवण बनाते हैं। तो क्या बनाते हैं, ये लवण बनाते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मतलब कि लवण। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक सूचक है। तो इन चारों में से जो हल्दी होती है यह प्राकृतिक सूचक होती है, यानी कि ये प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि हल्दी। अब जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर वो ये है कि निम्न में से कौन एक उपधातु है। तो इन चारों में से अगर आप लोग देखोगे तो जो उपधातु, ठीक है, तो उपधातु तो यहाँ पे कोई नहीं है, लेकिन हाँ अधातु अगर क्वेश्चन के अंदर पूछा जाए तो इसमें से चारों में से जो कार्बन है ये एक प्रकार का अधातु है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ये क्या है, कार्बन अधातु है। बाकी सोडियम धातु है, एल्युमिनियम धातु है, और कैल्शियम भी धातु है। तो ये तीनों धातु है, और कार्बन क्या है, अधातु है। आप लोग इस क्वेश्चन को चेंज कर लीजिएगा। जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन उपधातु है। तो इन चारों में अगर हम लोग देखें तो जो गैलियम होता है ये अपना एक उपधातु होता है। बाकी जो जिंक होता है ये धातु होता है, कैल्शियम भी धातु होता है, और कार्बन यानी कि सी क्या होता है, तो ये भी मैंने बताया कि ये अधातु होता है। तो इन चारों में पहला धातु, दूसरा भी धातु, तीसरा उपधातु, और चौथा अधातु। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो ये है कि जिंक ब्लेड किस धातु का अयस्क है। तो ये काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो जिंक ब्लेड होता है यानी कि ZNS ये होता है जिंक का ही अयस्क। तो ये किसका अयस्क होता है, तो ये जिंक का अयस्क होता है। और जिंक ब्लेड का सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है ZNS। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। तो जो विद्युत होता है इसका सबसे अच्छा सुचालक होता है चांदी, और चांदी का सूत्र होता है Ag, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोले तो चांदी, जिसे हम लोग Ag से दर्शाते हैं। अब जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है
कि निम्न में से कौन उपधातु है। तो ये उपधातु वाला क्वेश्चन आप लोग को बहुत बार पूछा जाता है, तो आप लोग को ये ज्ञान होना चाहिए कि धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं और उपधातु किसे कहते हैं। तो इन चारों में से जो सुबेडियम है ये अपना अपधातु हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सुबेडियम। अब देखिए, अब जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि पीतल क्या है। तो जो पीतल होता है ये होता है मिश्र धातु, यानी कि दो धातुओं के मिलन से बना होता है। तो पीतल कितने धातु के मिलन से बना होता है, दो धातु, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बोले तो मिश्र धातु। अब जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करता है, यानी कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है। तो जो सोना होती है यानी कि गोल्ड होती है, ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं होती है और इसीलिए जो सोना होता है इस पर कभी भी जंग नहीं लगता है। तो सोना क्या करती है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है। आप लोग याद रखिएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गोल्ड। अब जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है कि शुद्ध सोने को व्यक्त कैसे किया जाता है। तो जो शुद्ध सोना होता है उसको 24 कैरेट के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो शुद्ध सोने को कितने कैरेट में व्यक्त किया जाता है, 24 कैरेट में। साथ ही आप लोग को ये याद रखना है कि जो आभूषण बनाने वाला सोना होता है, यानी कि गहने बनाने वाले जो सोना होते हैं वो 22 कैरेट के होते हैं और शुद्ध सोना कितना होता है, 24 कैरेट का। तो गहने बनाने वाला सोना कितना होता है, 2 कैरेट कम होता है। अब देखिए, जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि कौन सा उपधातु कमरे के ताप पे द्रव की अवस्था में रहता है। तो ध्यान से आप लोग पूछे देखिए कि यहाँ पे उपधातु पूछा है, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा। क्वेश्चन ऐसे होगा कि कौन सा अधातु। तो ठीक है, यहाँ पे उपधातु नहीं होगा, अधातु होगा। तो अगर अधातु के बारे में पूछा है तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या, ब्रोमीन। और अगर आपको क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछे कि कौन सा धातु कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में रहता है, तो अगर धातु के बारे में पूछे तो हमारा आंसर हो जाएगा पारा। लेकिन यहाँ पे पूछा है अधातु के बारे में तो हमारा आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ब्रोमीन। अब जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि पोटेशियम जिसे हम लोग कैसे दर्शाते हैं उसकी परमाणु संख्या कितनी है। तो पोटेशियम की परमाणु संख्या होती है कितनी, इसकी परमाणु संख्या होती है 19 और 20 किसकी होती है, तो 20 परमाणु संख्या होती है कैल्शियम की। अब जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि गंधक की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो गंधक हम लोग बोलते हैं सल्फर को, और जो सल्फर होती है इसकी परमाणु संख्या होती है 16। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गंधक की परमाणु संख्या 16 होती है। अब जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। तो जो CHO क्रियाशील मूलक है इसे हम लोग बोलते हैं एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसे, एल्डिहाइड। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बोले तो एल्डिहाइड। अब जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि सबसे कठोरतम तत्व क्या है। तो इस दुनिया में सबसे कठोरतर तत्व होता है हीरा, सबसे कठोर तत्व होता है। तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हीरा सबसे कठोरतम तत्व होता है। अब जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि ग्लूकोज के एक मिनट क्वेश्चन कहाँ है अपना, क्वेश्चन ये है कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं। तो जो ग्लूकोज होता है उसका सूत्र होता है C6H12 और O11। तो इसमें आप लोग देख सकते हो कि जो C यानी कि कार्बन है इसको कितने हैं, तो इसके जो अणु होते हैं ये 6 होते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं, तो 6 अणु होती है। वैसे ही हाइड्रोजन का पूछे तो हम लोग कहेंगे कि 22 अणु होता है, और ऑक्सीजन का पूछे तो हम लोग कहेंगे कि नहीं, इसका तो होता है C6H2, छोड़ो इसका सूत्र कुछ और होता है, मैंने वो चीनी का लिखा है, लेकिन जो ग्लूकोज होता है इसमें 6 ही होता है। जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभ को क्या कहते हैं। तो जो उदर्ग स्तंभ होता है यानी कि जो खाड़ा वाला स्तंभ होता है उसे हम लोग कहते हैं वर्ग, और जो क्षैतिज होता है उसे हम लोग बोलते हैं आवर्त। तो अगर क्वेश्चन ये पूछे कि आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभ को क्या कहते हैं, तो हमारा आंसर होगा कि उसे वर्ग कहते हैं। और अगर क्वेश्चन ये पूछे कि आवर्त सारणी के क्षैतिज स्तंभ को क्या कहते हैं, तो क्षैतिज स्तंभ के बारे में पूछे तो हमारा आंसर होगा आवर्त। तो ये दोनों आप लोग को याद रखना है। फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि वर्ग होगा। अब जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो जो मीथेन होता है उसका सूत्र होता है CH4, और इसके चारों ओर हाइड्रोजन लगे होते हैं। तो इसमें आप लोग देख सकते हो कि 1 2 3 और 4। तो इसमें कितने होते हैं, 4 सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तो आप लोग याद रखोगे कि मीथेन में कितने होते हैं, तो मीथेन में 4 सहसंयोजक बंधन होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो जो ओजोन का सूत्र होता है वो होता है O3, और आप लोग देख सकते हो कि इसमें जो ऑक्सीजन है इसके 3 परमाणु हैं। तो ओजोन के एक अणु में कितने होते हैं, ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 परमाणु। अब जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। पहले तो आप लोग को पता होना चाहिए कि आवर्त किसे कहते हैं, तो क्षैतिज कतार को आवर्त कहते हैं, और उदर्ग कतार को क्या कहते हैं, तो उदर्ग कतार को हम लोग कहते हैं वर्ग। अब पूछा है कि इसमें कितने आवर्त
होते हैं। तो जो आवर्त सारणी होता है उसके अंदर 7 आवर्त होते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। और क्वेश्चन ये पूछे कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं, तो हमारा आंसर होगा कि आवर्त सारणी में 18 वर्ग होते हैं। तो वर्ग पूछे तो 18 और अगर आवर्त पूछे तो आपका आंसर होगा 7। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि अयस्क को धातु से निष्कासन करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो जो अयस्क होता है उससे धातु निकालने की जो क्रिया होती है, यानी कि धातु के निष्कासन की जो क्रिया होती है, उसे हम लोग कहते हैं धातुक्रम। तो आप लोग याद रखोगे कि अयस्क से धातु निकालने की क्रिया धातुक्रम कहलाती है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि धातुक्रम। अब जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है। तो मैं आप लोग को बता दूं कि जितनी भी अधातु होती है ये विद्युत का कुचालक होती है, न कि सुचालक होती है। लेकिन एक ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है, बाकी सारे के सारे अधातु विद्युत का कुचालक होते हैं। तो इन चारों में से जो अपना ग्रेफाइड अधातु है ये क्या होता है, तो ये होता है विद्युत का सुचालक। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अब जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि कैल्शियम जिसे हम लोग Ca से दर्शाते हैं, इसकी परमाणु संख्या कितनी है। तो मैंने आप लोग को पहले ही बताया है कि परमाणु संख्या आप लोग याद रख लीजिएगा, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो जो कैल्शियम होती है इसकी परमाणु संख्या होती है 20 और जो क्या बोलते हैं पोटेशियम होती है उसकी परमाणु संख्या होती है 19। तो यहाँ पे पूछा है कैल्शियम, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 20 राइट आंसर। अब जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं। तो जो धातु के ऑक्साइड होते हैं ये होते हैं क्षारीय। कैसे होते हैं, तो ये होते हैं क्षारीय। और क्वेश्चन ये पूछे कि अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो अधातु के ऑक्साइड होते हैं अम्लीय। तो यहाँ पे पूछा है धातुओं के बारे में, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि क्षारीय। और अधातु के बारे में पूछता तो होता ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए, अब जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर, वो ये है कि प्रोपेन के आणविक सूत्र यानी कि C3H8 में इसमें कितने सहसंयोजक बंधन हैं। तो जो प्रोपेन का आणविक सूत्र होता है उसमें कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो उसमें कुल मिलाकर के 9 सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अब देखिए, अब जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि एल्केन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो जो एल्केन होता है इसमें कार्बन और कार्बन के बीच, ये रहा कार्बन और ये रहा कार्बन, इसके बीच एक सहसंयोजक बंधन होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और अगर पूछे कि एल्कीन में कितने होते हैं, तो जो एल्कीन होता है उसमें कार्बन और कार्बन के बीच 2 सहसंयोजक बंधन होता है। और क्वेश्चन ये पूछे कि एल्काइन में कितने सहसंयोजक बंधन होता है, तो एल्काइन में कार्बन और कार्बन के बीच 3 होते हैं। तो आप लोग तीनों याद रखोगे कि एल्केन में 1 होता है, एल्कीन में कितना होता है, तो एल्कीन में 2 होता है और एल्काइन में 3 होता है। ये तीनों आप लोग याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना वही है कि एल्कीन में कितना होता है, कार्बन कार्बन के बीच कितने परमाणु सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो मैंने बताया था कि एल्केन में कितने होते हैं, एल्केन में 1 होता है और जो एल्कीन होता है इसमें 2 होता है और एल्काइन में कितना होता है, 3 होता है। तो यहाँ पे एल्कीन के बारे में पूछा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2। तो एल्कीन में कितने होते हैं, 2 सहसंयोजक बंधन होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपना कुछ ऐसा ही है कि एल्काइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो अभी मैंने बताया कि एल्केन में कितने होते हैं, तो एल्केन में 1 सहसंयोजक बंधन होता है, एल्कीन में 2 सहसंयोजक बंधन होता है और जो एल्काइन होता है इसमें 3 सहसंयोजक बंधन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3। अब देखिए, अब जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो जो कार्बन होती है इसकी परमाणु संख्या होती है 6। और अगर क्वेश्चन ये पूछे कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, तो हम लोग कहेंगे कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। यहाँ पे परमाणु संख्या पूछा है तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 6। अब देखिए, अब जो अपना 60 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि C16 जिसे हम लोग फ्लोरीन कहते हैं उसकी आकृति निम्नलिखित में से किसकी जैसी होती है। तो जो फ्लोरीन होता है यानी कि C16 होता है उसकी आकृति होती है फुटबॉल की तरह, यानी कि फुटबॉल की तरह दिखता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फुटबॉल की तरह। अब जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितनी आबंध होते हैं। तो जो हाइड्रोजन के 2 परमाणु होते हैं उनके बीच एक आबंध होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, एक आबंध हो जाएगा। और साथ ही आप लोग को यह याद रखना है कि जो ऑक्सीजन की 2 परमाणुओं के बीच होती है तो उनके बीच होती है 2 आबंध। और जो नाइट्रोजन होती है इनके 2 परमाणुओं के बीच होती है 3 आबंध। तो नाइट्रोजन के बीच होती है 3 आबंध, ऑक्सीजन के बीच होती है 2 आबंध और जो हाइड्रोजन होता है उसके बीच होता है 1 आबंध। तो ये तीनों आप लोग याद रखोगे, हाइड्रोजन में 1 और जो ऑक्सीजन होता है इसके लिए 2 और जो नाइट्रोजन होता है यानी कि N2 होता है उसमें 3 आबंध पाया जाता है। अब देखिए, जो 22 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि एल्कोहल में कौन सा तत्व
उपस्थित नहीं होता है। तो एल्कोहल में अगर हम लोग देखें तो कार्बन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं होता है। तो एल्कोहल में कौन सा तत्व नहीं होता है? नाइट्रोजन तत्व नहीं होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अब देखिए, अब जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है। तो जो ऑक्सीजन होती है इसकी संयोजकता होती है 2, ठीक है, 1 नहीं 2 होती है इसकी संयोजकता। तो ये हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, यानी कि 2। उसके बाद देखिए अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व कौन है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो आवर्त सारणी होती है उसके शून्य समूह का तत्व इन चारों में से हीलियम है। हीलियम क्या है? तो आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हीलियम। अब जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है। समूह किसे कहते हैं? तो समूह कहते हैं वर्ग को। और मैंने बताया था कि अगर आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या पूछे तो हमारा आंसर होगा 18, और अगर आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या पूछे तो हमारा आंसर होगा 7। तो यहाँ पे किसके बारे में पूछा है? समूहों के बारे में, और समूह किसे कहते हैं? वर्ग को कहते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 18। अब देखिए, अब जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हीलियम कैसा तत्व है। तो जो हीलियम होता है यानी कि He, ये क्या होता है? ये अक्रिय तत्व होता है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप लोग याद रखोगे कि हीलियम कैसा होता है? अक्रिय तत्व होता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अक्रिय। अब देखिए, अब जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं। तो मैंने आप लोग को बताया है कि अगर आवर्त सारणी में आवर्तों के बारे में पूछे तो हमारा आंसर हो जाएगा 7, और अगर आवर्त सारणी के वर्ग के बारे में पूछे तो हमारा आंसर हो जाएगा 18, जो कि ऑप्शन में है भी नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 7। तो आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं। अब देखिए, अब जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म किसके व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, किसके आवर्त फलन होते हैं। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसके अनुसार जो तत्वों के गुणधर्म होते हैं ये परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। तो आप लोग याद रखोगे किसके आवर्त फलन होते हैं? तो ये होते हैं परमाणु संख्या के आवर्त फलन। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि परमाणु संख्या के आवर्त फलन। अब देखिए, अब जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन अक्रिय गैस है। तो इन चारों में से मैंने पहले ही बता दिया था कि हीलियम कैसा है। तो हीलियम एक प्रकार का अक्रिय गैस है, और यहाँ पे हीलियम हिंदी में लिखा हुआ है, तो हीलियम क्या हो जाएगा? अक्रिय गैस हो जाएगा। इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोले तो हीलियम। अब देखिए, अब जो अपना 70 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन उपधातु है। तो फिर से हमें उपधातु के बारे में पूछा है, और इसका उपधातु क्या हो जाएगा? सुवेडियम हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। सुवेडियम कैसा धातु है? तो यह उपधातु है। तो यह हो जाएगा क्या? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए, अब जो अपना 71 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि कौन पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। और हमने इस क्वेश्चन को पहले भी किया था। तो जो गोल्ड होता है यानी कि सोना होता है, ये ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, यानी कि ऑक्सीजन से विक्रिया नहीं करती है, और यही कारण है कि सोना में जंग कभी नहीं लगता है। अब जो अपना 72 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि दांतों का क्षय कब प्रारंभ हो जाता है। तो दांतों का क्षय यानी कि दांतों का सड़ना प्रारंभ जब हो जाता है जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने लगता है। तो कब होने लगता है? तो जब 5.5 से आपके मुंह का पीएच मान कम होने लगता है तो जो आपके दांत होते हैं ये सड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5.5 से कम। अब जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। तो हमने शुरुआत में ही किया था कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। तो प्रतिफल के बारे में पूछे तो हम लोग कहेंगे, और रासायनिक अभिक्रिया के भाग लेने वाले पदार्थ के बारे में पूछे तो हम लोग कहेंगे कि उसे रासायनिक अभिकारक कहा जाता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अब जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है जिसमें जो कार्बन है ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रही है, और अभिक्रिया के फलस्वरूप CO2 गैस बना रही है। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि ये जो अभिक्रिया है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये जो अभिक्रिया है जिसमें कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके CO2 गैस बना रही है, ये एक प्रकार की संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें दो पदार्थ आपस में जुड़ करके एक पदार्थ का निर्माण कर रहा है। और हमने पढ़ा है कि जब दो पदार्थ आपस में जुड़ करके एक पदार्थ का निर्माण करे तो ये कैसी अभिक्रिया होती है? ये संयोजन अभिक्रिया होती है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संयोजन अभिक्रिया। अब जो 75 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है। तो हम लोग बात करें दहन अभिक्रिया के बारे में, तो जो पेट्रोल का जलना है एक प्रकार की दहन अभिक्रिया है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पेट्रोल का जलना। अब जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जिसमें कि दिया गया है कि CaCO3 टूट करके CaO और CO2 गैस बनाता है, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो अगर हम लोग देखें तो इस अभिक्रिया में एक पदार्थ टूट करके दो नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है, और जब भी कोई अभिक्रिया में एक पदार्थ टूट करके दो नए पदार्थ का
निर्माण करे तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन मतलब होता है टूटना, और यहाँ पे ये पदार्थ टूट ही रहा है। और संयोजन किसे कहते हैं, तो जब दो पदार्थ जुड़ करके एक पदार्थ बनाए तो उसे संयोजन कहते हैं, और जब एक पदार्थ टूट करके दो पदार्थ बनाए तो उसे वियोजन कहते हैं। ये दोनों आप लोग याद रखोगे। नेक्स्ट जो अपनी क्वेश्चन है वो ये है कि धातु अम्ल से अभिक्रिया करके फलस्वरूप कौन सा गैस निकालता है। और ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है कि जो धातु होती है अगर ये जल से अम्ल से अभिक्रिया करती है तो ये हाइड्रोजन गैस यानी कि H2 गैस निकालेगी। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अब जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके कौन सा गैस निकालेगा। जिंक क्या है, तो जिंक अपना एक धातु है। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, तो ये एक अपना अम्ल है। और मैंने बताया था कि धातु अगर कोई भी अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा, और जिंक अपना धातु है जो अम्ल से अभिक्रिया करेगी और हाइड्रोजन गैस निकालेगी। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि H2 गैस। अब देखिए, अब जो अपना लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन प्रबल लवण है। तो जो NaCl होता है यानी कि नमक होता है, नमक को हम लोग क्या बोलते हैं, तो नमक को हम लोग NaCl बोलते हैं। तो जो NaCl होता है ये अपना प्रबल अम्ल होता है, प्रबल लवण होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा NaCl। तो दोस्तों होप कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। बाकी PDF चाहिए तो वही है, आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना होगा। तो ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, बाय बाय।